गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आपको एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन बताए गए थे, तो ये चैप्टर समाप्ति की ओर है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो आपको बताने थे। तो जैसे इनमें से एक क्वेश्चन और आता है कि बच्चे में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। देखिए, बच्चों में जो लिंग का निर्धारण होता है लिंग गुणसूत्रों पर होता है, क्योंकि लिंग गुणसूत्र जो होते हैं वो मानव अनुवांशिकी को बताते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि पुरुष में जो गुणसूत्र होते हैं लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन, तो जो लिंग का निर्धारण होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि सेक्स डिटर्मिनेशन, आप मालूम है कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र समान होते हैं, 23वां जोड़ा अलग अलग होता है। यानी पुरुष में 22 दूनी कितना हुआ 44, और अगला जोड़ा हुआ XY 45 46। फिर स्त्री में गुणसूत्र होते हैं 22 दूनी 44 प्लस XX। पुरुष में ये कोई भी हो, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी यानी 44 गुणसूत्र समान होते हैं, 23वां जोड़ा अलग अलग होता है, पेयर। तो 22 दूनी 44 हो गया, 45 और 46 पेयर में है, तो 46 गुणसूत्र हो गए। इसी प्रकार स्त्रियों में होते हैं। पुरुष में जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, X तथा Y। और स्त्री में जो गुणसूत्र होते हैं दोनों समान प्रकार के होते हैं, यानी X और X। XX जो होते हैं वो स्त्रियों में होते हैं, पुरुष में जो होते हैं XY होते हैं। जब पुरुष का X शुक्राणु, क्योंकि जो पुरुष में पाए जाते हैं शुक्राणु गुणसूत्र के रूप में, और उसमें स्त्रियों में पाए जाते हैं अंडाणु। जब पुरुष का X शुक्राणु स्त्री के X अंडाणु से संलयित होता है तो पुत्री का जन्म होता है, और जब पुरुष का Y शुक्राणु स्त्री के X अंडाणु से संलयित होता है तो पुत्र का जन्म होता है। तो इस प्रकार जो लिंग का निर्धारण होता है उसका जो श्रेय जाता है वो पुरुष पर जाता है, क्योंकि पुरुष में गुणसूत्र अलग अलग है, एलील है, युग्म विकल्पी है, एलीलोमार्फ है। यानी कि पुरुष का जो गुणसूत्र होता है वो अलग अलग होने के कारण जो संतान होती है उसका जिम्मेदार पुरुष ही कहलाता है। स्त्री का कोई दोष नहीं होता, क्योंकि उसमें दोनों जीन क्या है, समान है। पुरुष में जीन अलग अलग है, इसलिए जो लिंग का निर्धारण होता है वो पुरुष के लिंग गुणसूत्र पर निर्भर करता है कि पुत्र होगी कि पुत्री होगी। उसमें स्त्री का कोई दोष नहीं होता, उसका पूरा दोष पुरुष पर है। ठीक है, तो लिंग का निर्धारण पुरुष पर निर्भर करता है, क्योंकि उसके गुणसूत्र अलग अलग प्रकार के, और स्त्री में गुणसूत्र समान प्रकार के होते हैं, इसलिए वो दोषी स्त्री नहीं कहलाती है। तो बच्चे में लिंग का निर्धारण इस प्रकार होता है कि जब पुरुष का X शुक्राणु Y शुक्राणु जो है स्त्री के X अंडाणु या X अंडाणु से जुड़ता है तो वो पुत्र और पुत्रियों का जन्म होता है। वो भी 50-50% होता है, कोई ये नहीं बता सकता बिना जांच कराए कि पुत्र होगा कि पुत्री। लेकिन लिंग की जांच कराना या भ्रूण की जांच कराना वो भी एक कानूनन अपराध है, उसके लिए एक्ट बनाया है, कानून का एक एक्ट है जिसमें आपको सजा भी हो सकती है, जांच कराने वाले की और जांच करने वाले की। इसलिए इसको एक प्रतिबंधित प्रावधान बनाया गया है कि लिंग की जांच आप नहीं करा सकते। ठीक है, फिर इसके बाद आता है स्पीशीज उद्भव के लिए विकास के आधार पर इस स्पीशीज या जातियों की उत्पत्ति के लिए आप किन किन मानकों का उपयोग करेंगे। तो उनमें से जैसे पहले क्या, हम कोई भी जात की उत्पत्ति के बारे में हम जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हम प्राकृतिक चयन, फिर उसके बाद आनुवंशिक विचलन, फिर एक होता है जीन का प्रवाह कम होना या ना होना। ये क्या है, सब जाति उद्भव के अस्तित्व को खतरा जो बना हुआ है उसको प्रभावित करने वाले। ठीक है, फिर इसके बाद आता है कि एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण वंशगत क्यों नहीं होते। जो एकल जीव होते हैं उनमें कौन से लक्षण होते हैं, कायिक लक्षण होते हैं, वो कायिक कोशिकाओं पर डिपेंड करते हैं। और जो दो जीव जिसमें होते हैं, दो युग्मक होते हैं, तो उनमें लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन के कारण संतानों में भिन्नता पाई जाती है, जबकि कायिक जनन में भिन्नता नहीं होती है। वो उनकी जो संतानें होती हैं वो माता पिता के समान होती है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जाते हैं। तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण जाते हैं वही लक्षण उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। तो एकल जीव द्वारा जो उपार्जित लक्षण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी इसलिए वंशागत नहीं होते
क्योंकि वो कई कोशिकाओं के द्वारा होते हैं। अब कई कोशिकाएं जो होती हैं वो वंशागत नहीं होती। कौन सी कोशिकाएं? लैंगिक जनन के द्वारा जो कोशिकाएं होती हैं, संयुग्मन के द्वारा ही नई जातियों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आता है। फिर इसके बाद आता है कि विकास के आधार पर जीवाणु, मछली, मकड़ी और चिंपैंजी में किसका शारीरिक अभिकल्प सबसे उत्तम है? तो देखिए, जीवाणु, मकड़ी, मछली, चिंपैंजी में चिंपैंजी की शारीरिक बनावट सबसे अधिक जटिल है, क्योंकि उनकी संरचना में काफ़ी भिन्नता है। मेन भिन्नता क्या है कि देखिए, जो अंगूठा होता है चिंपैंजी का, वो उंगलियों के विपरीत दिशा में होता है, इसलिए वो चिंपैंजी को सर्वश्रेष्ठ अभिकल्प माना गया है अन्य जीवों की अपेक्षा, क्योंकि अन्य जीवों की संरचना सबकी सरल है, चाहे मछली की हो चाहे मकड़ी की हो, लेकिन जो जीव आपका चिंपैंजी है उसकी संरचना सबसे इनमें से अलग है और जटिल भी है। तो सबसे जटिल विकल्प जो है आपको चिंपैंजी का माना गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, मानव अनुवांशिकी क्या है? व्यवहारिक अनुवांशिकी की वह शाखा, मानव अनुवांशिकी क्या है? व्यवहारिक अनुवांशिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत पीढ़ी दर पीढ़ी जो उपार्जित लक्षण हैं उनको उनके द्वारा या आनुवांशिक वंशागत या आनुवांशिक लक्षणों के कारण मानव जाति को जो सुधारने का प्रयास किया जाता है, वही मानव अनुवांशिकी या यूजेनिक्स या सुजनकी कहलाता है। इसका एक नाम और है सुजनकी, यूजेनिक्स भी कहलाता है। यानी भावी पीढ़ियों के द्वारा मानव जाति का सुधारने का जो प्रयास किया जाता है वही मानव अनुवांशिकी या सुजनकी कहलाता है। इसके द्वारा जो सुजनकी दो प्रकार से होती है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। स्वीकारात्मक सुजनकी और एक होती है निषेधात्मक। निषेधात्मक में जैसे गर्भ समापन, गर्भपात, दुनिया भर के ये नसबंदी वगैरह ये सब आते हैं निषेधात्मक में, पॉपुलेशन को रोकने में। और एक होता है जो प्राकृतिक चयन, मतलब प्राकृतिक चयन का मतलब जीन बैंक की स्थापना, जीन चिकित्सा और जो आपकी जीन चिकित्सा है इसके द्वारा गुणसूत्रों का, अच्छे गुणसूत्रों का चुनाव, मतलब चयन, प्राकृतिक चयन, तो ये सब किस में आते हैं? स्वीकारात्मक। तो इन्हीं के द्वारा मानव जाति का जो सुधारने का प्रयास किया जाता है वो मानव अनुवांशिकी या सुजनकी कहलाता है। इसकी खोज या सुजनकी का जनक किसे कहा जाता है? सर फ्रांसिस गाल्टन। सर फ्रांसिस गाल्टन, गाल्टन भी लिख सकते हो। मानव अनुवांशिकी का जनक गाल्टन को कहा जाता है, या सर फ्रांसिस गाल्टन सुजनकी का जनक या ह्यूमन जेनेटिक्स या यूजेनिक्स का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही बताया था कि अनुवांशिकी लक्षणों के द्वारा हम मानव जाति को सुधार सकते हैं या उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन, फिर आता है अवशेषी अंगों के नाम बताइए। तो अवशेषी अंग है कौन कौन से? एक तो आपको कर्णपल्लव पेशियाँ, दूसरा है निमेषक पटल जो आंख में एक झिल्ली के रूप में पाई जाती है, अब वो पलक में रूपांतरित हो गई। अक्ल दाढ़, पूरे शरीर पर बाल, और पुच्छ दंड, पहले पूछ पाई जाती थी हमारे पूर्वज में, अब वो लुप्त हो चुकी है, अवशेष के रूप में रह गई है, तो वो भी है। और एक होता है क्रमिरूप परसेसिका, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, बड़ी आंत का बढ़ जाना, वो कहलाता, क्योंकि बड़ी आंत के प्रारंभिक भाग सीकम में ये अवशेषी अंग पाया जाता है, क्रमिरूप परसेसिका या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। तो ये भी आपके अवशेषी अंग हैं। फिर पूछा जाता है जंतु और पौधे के बीच की संयोजी कड़ी क्या है? यूग्लिना है। सरीसृप पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी क्या है? आर्कियोप्टेरिस है। आर्कियोप्टेरिस आपका पहला जीवाश्म भी है। जीवाश्म क्या होता है? करोड़ों लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर दबे हुए चट्टानों पर जो जीवों के अवशेष पाए जाते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं। और जीवाश्मों का निर्धारण कार्बन डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है, जिससे हम पता करते हैं कौन सा जीवाश्म कितना पुराना है। ठीक है, तो इस प्रकार ये अभी आपके सभी आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन थे।
जो इम्पोर्टेंट थे। इसमें एक क्वेश्चन आता है समयुग्मी विषमयुग्मी में अंतर। तो समयुग्मी होमोजाइगस और विषमयुग्मी, तो समयुग्मी क्या होते हैं? जिनमें युग्मक समान है, जैसे XX। अब विषमयुग्मी का मतलब होता है जिसमें युग्मक अलग अलग हो, जिसमें दोनों जीन समान होते हैं वो समयुग्मी कहलाते हैं, जिसमें जो दोनों जीन अलग अलग होते हैं वो विषमयुग्मी कहलाते हैं। समयुग्मी को हम क्या कहते हैं? शुद्ध जाति। इसको हम क्या कहते हैं? शुद्ध जाति। और इसको हम क्या कहते हैं? जो अलग अलग जीन वाले होते हैं, संकर जाति। ठीक है, इसमें दोनों युग्मक समान होते हैं, इसलिए इसे समयुग्मी कहते हैं। इसमें दोनों युग्मक भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए इसे हम विषमयुग्मी कहते हैं। तो समयुग्मी और विषमयुग्मी में भी अंतर आता है। फिनोटाइप जीनोटाइप बाकी और क्वेश्चन आपको लिखाए जा चुके हैं, समझाए जा चुके हैं। ये जितने आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं इनको आपको समझना है, लिखना है। अब इसके बाद आपका बायोलॉजी का कोर्स यहाँ से समाप्त होता है। अभी कुछ पार्ट रह गए वो बाद में बताए जाएंगे। अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो दिया जाएगा वो केमिस्ट्री में आ जाइए, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है रासायनिक अपक्रियाएँ, धातु अधातु, अम्ल क्षार लवण। अब आपको पढ़ना है उसमें कार्बनिक व कार्बन या उसके यौगिक। तो ये आपको केमिस्ट्री में फिर से लिखना है, केमिस्ट्री की कॉपी में। मतलब वहाँ से फिर से अगले पार्ट 2 जो बचे हुए हैं 2 पार्ट, उनको पूरा करने के बाद फिर हम फिजिक्स पे आएंगे, फिर बायोलॉजी पे आएंगे। इसलिए आपको ये लर्न करना है। ठीक है बेटा, थैंक यू।